हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। दोस्तों हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ के चैप्टर वाइज पीवाईक्यू क्वेश्चंस कवर कर रहे थे। दोस्तों हम लोगों का अभी इसमें चैप्टर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड या शिक्षण अभिवृत्ति स्टार्ट हो चुका था और इसके हम लोग लगभग 330 क्वेश्चंस कवर कर चुके थे। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं सब देखिए भाग वाइज दिए गए हैं, ABCDEFGH। इसको इतने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है दोस्तों, और ये हम लोग एक एक करके सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर करेंगे। और किसी भी क्वेश्चंस में अगर इन टॉपिक्स से कोई भी क्वेश्चन पूछा गया तो वो सारे क्वेश्चंस हम लोग इन टॉपिक्स के साथ कवर कर लेंगे दोस्तों। चलिए हम लोग दोस्तों अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों इसके पहले की वीडियोस में हम लोग 330 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं और इसकी मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है दोस्तों। तो आप लोग उस प्लेलिस्ट पे जाके स्टार्टिंग से सारे क्वेश्चंस अच्छे से कवर कर सकते हैं दोस्तों हम लोग, क्योंकि इसमें व्याख्या सहित कर रहे हैं ताकि सारे क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज भी कर सके टॉपिक वाइज, और किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें इसी से समझ में आ जाएंगे और हमारा रिवीजन भी इसी से अच्छा होता चला जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करिए दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। एक तरफ दोस्तों व्यवहार शिक्षण प्रवृत्ताएं और दूसरी तरफ उसका विवरण है। तो ए दिया गया है अनुदेशन, और इसका सही होगा अधिगम संवर्धन हेतु शिक्षक द्वारा पद्धतियों और क्रियाओं को अनुप्रयोग। बी में है संप्रेषण, शाब्दिक एवं अशाब्दिक रूप में सोच एवं विचारों का संप्रेषण करना। सी दिया गया है प्रबंधन, कार्य संगत क्रियाओं को अधिकाधिक बनाना तथा कार्य असंगत क्रियाओं को न्यूनतम बनाना। और डी दिया गया है संयमन, समूहों, व्यवहारों एवं गतियों पर नजर रखना तथा उन पर तत्काल प्रतिक्रिया देना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कौन से शिक्षण पद्धतियों प्रत्यक्ष अधिगम के लिए उपयोगी हैं। ए दिया गया है टीम शिक्षण तथा व्याख्यान देना। बी है निरूपण तथा भूमिका निर्वाह। सी है दृश्य श्रव्य के उपयोग अथवा उनके बिना व्याख्यान देना। डी है कार्यशाला एवं दत्त कार्यों में प्रतिभागिता। ई है मूक तथा अनुभाविक पहल। एफ है अंतःक्रियात्मक प्रस्तुतिकरण। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें बी, डी और ई सही हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। निरूपण तथा भूमिका निर्वाह कार्यशाला एवं दत्त कार्यों में प्रतिभागिता एवं मोक्ष व अनुभाविक पहल इत्यादि शिक्षण पद्धतियां प्रत्यक्ष अधिगम के लिए उपयोगी होती हैं। अधिगम शैली से अभिप्राय अधिगम के लिए अपनाए गए ऐसे तरीके, साधन या पद्धति से हैं जिससे एक अधिगमकर्ता को किसी अधिगम परिस्थिति में अपने सामर्थ्य तथा अधिगम उद्देश्य के अनुरूप अच्छे अधिगम परिणामों की प्राप्ति हो सके। अगला क्वेश्चन है शिक्षण में निम्नांकित में से कौन से अधिगम परिणाम अवबोध स्तर पर प्रस्तुत होते हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तथ्यों के मध्य संबंध और स्वरूप देखना। शिक्षण के स्तर में तथ्यों के मध्य संबंध और स्वरूप देखने संबंधी अधिगम परिणाम अवबोध स्तर पर प्रयुक्त होते हैं। अवबोध स्तर के प्रमुख प्रस्तावक हेनरी सी मॉरिसन है, और इस स्तर में तथ्यों को केवल याद रखना आवश्यक नहीं है बल्कि उसे समझना भी अति आवश्यक है। इस स्तर पर सामान्यीकरण की क्षमता को विकसित किया जाता है। सामान्यीकरण करने का अर्थ होता है अवधारणा, सिद्धांत, परिभाषाएं आदि को समझना। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से किस अधिगम सामग्री प्रकारता में प्रस्तुति अत्यधिक संरचनाबद्ध और व्यक्तिपरक होती है। डी अभिक्रमित, अनुदेशात्मक और मॉड्यूलर अधिगम सामग्री। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। अभिक्रमित, अनुदेशात्मक और मॉड्यूलर अधिगम सामग्री में प्रस्तुति अत्यधिक संरचनाबद्ध और व्यक्तिपरक होती है। स्मिथ व मूरे के शब्दों में अभिक्रमित अनुदेशन किसी अधिगम सामग्री को क्रमिक पदों की श्रृंखला में व्यवस्थित करने वाली एक क्रिया है जिसके द्वारा छात्रों को उनकी परिचित पृष्ठभूमि से एक नवीन तथा जटिल प्रत्ययों, सिद्धांतों तथा अवबोधों की ओर ले जाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नीचे अभिकथन और तर्क दिया गया है दोस्तों। सबसे पहले अधिकथन देख लेते हैं। चर्चा के विषय के उद्देश्यों को परिभाषित करना अनिवार्यतः कक्षा संप्रेषण का पहला कदम नहीं है,
तर्क दिया गया है, उद्देश्यों को स्पष्ट रूप में परिभाषित करने से विद्यार्थियों को विषय को लेकर ढंग से समझने में मदद मिलती है। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए गलत है किंतु आर सही है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अभिकथन ए की चर्चा के विषय के लिए उद्देश्यों को परिभाषित करना अनिवार्यता कक्षा संप्रेषण का पहला कदम नहीं है। गलत है, क्योंकि कक्षा संप्रेषण के अंतर्गत सर्वप्रथम जिस विषय पर चर्चा करनी होती है उसके उद्देश्यों को ही स्पष्ट एवं परिभाषित किया जाता है, जबकि तर्क के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप में परिभाषित करने से विद्यार्थियों को विषय को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। सही है, क्योंकि उद्देश्यों की स्पष्टीकरण के पश्चात विषय वस्तु का अधिगम आसानी से होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम उच्च शिक्षा में शैक्षिक प्रौद्योगिकी अनुपूरण के विकास को सही प्रतिबिंबित करता है। दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पाठ्यपुस्तक अनुपूरक सामग्री, अभिक्रमित अधिगम सामग्री, मॉड्यूलर सामग्री और ऑनलाइन विधियां। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। उच्च शिक्षा में शैक्षिक प्रौद्योगिकी अनुपूरण के विकास को निम्नलिखित क्रम में सही ढंग से प्रतिबिंबित करता है। सबसे पहले पाठ्यपुस्तक अनुपूरक सामग्री, अभिक्रमित अधिगम सामग्री, मॉड्यूलर सामग्री और ऑनलाइन विधियां। छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए उपयोगी प्रभावी लेखन के सिद्धांत हैं। ए अतिशयोक्ति पर बल, बी विशेषणों का उदारतापरक उपयोग, सी स्पष्टता, डी संक्षिप्तता, ई परिशुद्धता, एफ जटिल वाक्यों का उपयोग। दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी, डी और ई। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए उपयोगी प्रभावी लेखन के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। स्पष्टता, संक्षिप्तता, परिशुद्धता। किसी भी भाषा में लेखन का अर्थ है मन के विचारों को कागज पर अंकित करना। लेखन के दो पहलू होते हैं, संगठन और लिप्यंतरण। एक लेखन भूमिका जिसमें विचार करना, लिखित पाठ्य वस्तु के स्वरूप को तय करना, कविता, कहानी, रिपोर्ट, रेसिपी, निर्देशों का समूह आदि तथा इसके बारे में सोचना शामिल होता है। मसौदा या ड्राफ्ट तैयार करना संगठन का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। एक सचिवीय भूमिका जिसमें इस बात का ध्यान देना शामिल होता है कि लेखन किस प्रकार प्रस्तुत किया जाए ताकि दूसरे लोग इसे पढ़ें और समझ सकें। इसमें हस्तलेखन, स्पेलिंग, विराम चिन्ह और सामान्य लेआउट जैसे पहलू शामिल हैं। लिप्यंतरण में लेखक एक अंतिम ड्राफ्ट से एक पूर्ण आरेख तक कार्य कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, कोई अध्यापक कक्षा में अपनी प्रस्तुति के समर्थन में बहुत से सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करता या करती है, यह शिक्षण के किस स्तर से संबंधित होगा। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, अवबोध स्तर। कोई अध्यापक कक्षा में अपनी प्रस्तुति के समर्थन में बहुत से सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करता या करती है तो यह शिक्षण के अवबोध स्तर से संबंधित होगा। इस स्तर के शिक्षण में शिक्षक छात्रों के समक्ष पाठ्य वस्तु को इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि छात्रों को अवबोध के लिए अधिक से अधिक अवसर मिले और छात्रों में आवश्यक सूझबूझ उत्पन्न हो। इस प्रकार के शिक्षण में छात्रों की सहभागिता बनी रहती है। यह शिक्षण उद्देश्य केंद्रीय व सूझबूझ से युक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान तक पहुंचने की किस विधि में संयुक्त रूप से विशिष्ट से सामान्य की ओर और सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ने पर बल दिया जाता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वैज्ञानिक विधि। ज्ञान तक पहुंचने के लिए संयुक्त रूप से विशिष्ट से सामान्य की ओर और सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ने के लिए वैज्ञानिक विधि पर बल दिया जाता है। ज्ञान प्राप्ति की यह विशेष विधि है जिसमें संयुक्त रूप से एक दूसरे के विपरीत गुण वाले विधियों का प्रयोग किया जाता है। सामान्यता विशिष्ट से सामान्य की ओर की विधि आगमनात्मक विधि में और सामान्य से विशिष्ट की ओर विधि निगमनात्मक विधि में प्रयोग किया जाता है। वैज्ञानिक विधि दोनों सिद्धांतों पर कार्य करती है, पहली खोज विधि और दूसरी अवधारण या मानने की विधि। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी केंद्रित कक्षा का प्रयोजन है। तो इसका ए ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, व्यक्तिगत भिन्नता से निपटने के लिए। कक्षागत विद्यार्थियों में अनेक प्रकार की व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इन व्यक्तिगत भिन्नता से निपटने के लिए एक कुशल शिक्षक विद्यार्थी केंद्रित कक्षा का प्रयोजन करता है। इस प्रकार की कक्षा का प्रयोजन सभी प्रकार के व्यक्तियों को ध्यान में रखकर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अध्यापन की कौन सी विधि अधिकतम ज्ञान के प्रयोग को प्रोत्साहित करती है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि अधिकतम ज्ञान के प्रयोग को प्रोत्साहित करती है। मानव जीवन में अनेक समस्याएं आती हैं
जिससे उसमें तनाव, संघर्ष, विफलता, निराशा जैसी प्रवृत्तियां जन्म लेती हैं। ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए टीचर को स्टूडेंट को प्रारंभ से ही समस्या समाधान विधि द्वारा अध्ययन देकर उनमें तर्क व निर्णय द्वारा किसी समस्या को सुलझाने की क्षमता का विकास करना चाहिए। इसमें छात्रों की शैक्षणिक कठिनाई का समाधान किया जाता है व छात्र स्वयं सीखने में प्रेरित होते हैं। ब्रोन 1971 ने उस स्थिति को समस्यात्मक कहा है जिसमें व्यक्ति किसी लक्ष्य तक पहुंचने की चेष्टा करता है व प्रारंभ प्रयास में असफल हो जाता है। उसके लिए उसे 2 या अधिक अनुक्रियाएं करनी पड़ती हैं। पहला है समस्या का चयन करना, दूसरा समस्या के कारणों का पता लगाना, तीसरा है समस्या से संबंधित तथ्यों सूचनाओं का एकत्रीकरण करना, चौथा है समस्या का हल खोजना, विश्लेषण व निष्कर्ष, पांचवा है समस्या का हल व समाधान निकालने का प्रयोग। उसके बाद दोस्तों विशेषताएं दी गई हैं। पहली विशेषता है यह छात्रों को समस्या समाधान के लिए विशेष प्रशिक्षण प्रदान करती है। दूसरा है इसमें छात्र क्रियाशील रहता है व स्वयं सीखने का प्रयत्न करता है। तीसरा है यह मानसिक कुशलता के विकास में सहायक है। चौथा है यह छात्रों को आत्मनिर्णय लेने में कुशल बनाती है। पांचवा है छात्रों की बुद्धि प्रखर होती है। छठा, छात्रों में मौलिक चिंतन, उदारता, सहिष्णुता, सहयोग की भावना आदि का विकास होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, माइक्रो शिक्षण छात्र अध्यापकों के लिए किस अवधि में सबसे प्रभावशाली होता है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, शिक्षण अभ्यास से पहले। माइक्रो शिक्षण छात्र अध्यापकों के लिए शिक्षण अभ्यास से पहले सबसे अधिक प्रभावशाली होता है क्योंकि इसके बगैर आगे के शिक्षण को सही ढंग से नहीं किया जा सकता, ना ही छात्रों को आगे की बातें सही तरीके से समझ में आ सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधिक अंतः क्रियात्मक और विद्यार्थी उन्मुख या केंद्रित है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, समूह चर्चा। समूह चर्चा, समूह चर्चा में आप अपने विचार अन्य लोगों के साथ साझा कर सकते हैं, अन्य लोगों के विचारों से परिचित हो सकते हैं, अपनी रुचि के चर्चा समूह में शामिल होकर सार्थक चर्चा में भाग ले सकते हैं या स्वयं भी ऐसे मुद्दों और विषयों को चर्चा में लाने की पहल कदमी कर सकते हैं। समूह चर्चा अधिक अंतःक्रियात्मक और विद्यार्थी उन्मुख केंद्रित है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक छात्र संबंधों के संदर्भ में निम्न में से कौन सी बात सही है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सद्भावपूर्ण तथा सम्मानपूर्ण। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। शिक्षण छात्र संबंधों के संदर्भ में सद्भावपूर्ण तथा सम्मानपूर्ण बात सही है। शिक्षक छात्र संबंध शिक्षण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। छात्रों के लगभग 10 महीनों के लिए एक शिक्षक के साथ लगभग 5 से 7 घंटे एक दिन में खर्च करते हैं। यदि अध्यापक छात्रों के साथ सद्भावपूर्ण व्यवहार नहीं करेगा तो छात्र सीख नहीं पाएगा, और यदि छात्र अध्यापक का सम्मान नहीं करेगा तो अध्यापक पढ़ा नहीं पाएगा, जिससे अधिगम और शिक्षण दोनों प्रभावित होगा। इसलिए अध्यापक छात्र का संबंध सद्भावपूर्ण तथा सम्मानपूर्ण होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अध्यापन के प्रति गत्यात्मक उपागम का तात्पर्य है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्यार्थियों से गतिविधियों के माध्यम सीखने की अपेक्षा करनी चाहिए। अध्ययन के प्रति गत्यात्मक उपागम का तात्पर्य है विद्यार्थियों से गतिविधियों के माध्यम से सीखने की अपेक्षा करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वर्तमान में अध्ययन की अत्यधिक प्रभावी विधि है। इसका डी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, मिश्रित अध्ययन। वर्तमान में अध्ययन की सर्वाधिक प्रभावी विधि मिश्रित अध्ययन है, जिसके तहत डिजिटल एवं ऑनलाइन मीडिया के तहत शिक्षण कार्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रभावी शिक्षण निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, शिक्षक का छात्रों को पढ़ाना और समझाना। प्रभावी शिक्षण वह तकनीकी है जिसमें ज्ञान का प्रवाह सतत बिना किसी अवरोध के बनी रहे और छात्र आसानी से ज्ञान को ग्रहण कर सके। प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक समय समय पर श्रव्य दृश्य, चित्र आदि उपकरण का सहारा लेते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है? दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्यार्थी अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। जब विद्यार्थी अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं तो उससे अभिप्रेरित शिक्षण या मोटिवेटेड टीचिंग का संकेत माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूची से शिक्षक एवं विद्यार्थी के प्रतिबद्धता क्षेत्र की पहचान कीजिए, सही कूट का चयन कीजिए एवं उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला दिया गया है ठीक से करो उपागम, दूसरा है समुदाय के साथ संपर्क बढ़ाना,
तीसरा है कक्षागत निष्पादन, जिसमें शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया शामिल है, को अभिवृद्ध करना। चौथा है दोस्तों सर्वांगीण विकास के प्रति विशेष रुचि तथा सहायता हेतु तत्परता। पांचवा है शैक्षणिक एवं विषय वस्तु से संबंधित प्रवृत्तियों का अर्जन। छठा दिया गया है निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता तथा बौद्धिक ईमानदारी का सम्मान। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षक एवं विद्यार्थी के प्रतिबद्धता क्षेत्र निम्नलिखित हैं। पहला है ठीक से करो उपागम। चौथा है सर्वांगीण विकास के प्रति विशेष रुचि तथा सहायता हेतु तत्परता। दोस्तों नेक्स्ट है निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता तथा बौद्धिक ईमानदारी का सम्मान। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोई पाठ को बाल केंद्रित विधि से अधिगम करने की विधि। तो इसका दोस्तों बी ऑप्शन सही हो जाएगा, समस्या समाधान विधि। कोई पाठ को बाल केंद्रित विधि से अधिगम करने की विधि को समस्या समाधान विधि कहते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक विधि है। समस्या विद्यार्थी के पाठ्य पुस्तक से संबंधित होती है। इस विधि का प्रयोग छात्रों में समस्या का हल करने की क्षमता विकसित करने के लिए किया जाता है और विद्यार्थी उसका हल ढूंढने के लिए प्रयास करता है अतः अध्यापक हल ढूंढने के लिए प्रेरित करता है। समूह शिक्षण विधि समूह कार्य एक व्यवस्थित एवं सक्रिय शिक्षण विधा है जो छात्रों के छोटे समूहों को मिलकर एक आम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या छात्र को कक्षा में प्रश्न पूछने की छूट दी जानी चाहिए। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, हमेशा। छात्र को हमेशा कक्षा में प्रश्न पूछने की छूट दी जानी चाहिए, क्योंकि प्रश्न पूछना जिज्ञासा और कौतूहल को भी उत्पन्न करने के लिए सबसे प्रभावी रणनीति को संदर्भित करता है। कक्षा में छात्रों द्वारा पूछताछ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रहेंगे और अगली वीडियो में हम लोग ये टॉपिक कवर करेंगे दोस्तों।